हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक यूनिट है और उस यूनिट में आपको जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न अनुप्रयोग और क्यों संरक्षित करते हैं, क्या क्या संरक्षित करने के तरीके हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। क्या ज़रूरत है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, ये हमेशा सेम क्यों नहीं रहती है, किस तरह से जो जैव विविधता है वो कम हो रही है। तो एक जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट है ये शो कर रहा है कि अलार्मिंग डिक्लाइन इन नेचर and its vital contribution to propel a critical risk for 21st century। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट है वो एक नेचर में डिक्लाइन यानी कमी शो कर रहा है प्राकृतिक रूप से, जो कि बहुत क्रिटिकल है 21st सेंचुरी के लिए। The ever increasing human population is contributing to species decline with extinction occurring up to 1000 times the natural rate। प्राकृतिक रूप से जो स्पीसीज जो जाति है जो ख़त्म होती है नेचुरली प्राकृतिक रूप से, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से वो 1000 गुना तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ओके, हमारी प्रकृति में जितनी भी जातियाँ पाई जाती है, जो भी उनमें डिफरेंट टाइप की जातियाँ हैं, और चाहे एनिमल्स में हो, चाहे फ्लोरा में हो, वेजिटेशंस में हो, वो सारी जातियाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन जो जनसंख्या की स्पीड है उसकी वजह से बाकी सारी जातियों पर खतरा आ गया है, उसमें कमी आ रही है और वो ख़त्म होती जा रही है। तो 1 मिलियन स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 1 मिलियन जातियाँ, ओके, 10 लाख के आसपास जातियाँ एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म होने की खतरे में है, मोर देन एनी अदर पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस प्रकार की जो ये रेट है या ख़त्म होने की जो स्पीड है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। नेचर डज नॉट नीड पीपल, पीपल नीड्स नेचर। जो प्रकृति है उसको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को प्रकृति की ज़रूरत है, इसके जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत है। ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ नेचर। इस प्रकृति का मनुष्य एक हिस्सा है। नेचर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स टू एग्जिस्ट। प्रकृति इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि अगर ह्यूमन रहेगा तो प्रकृति रहेगी। ओके, ह्यूमन बीइंग ऑन द अदर हैंड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू एग्जिस्ट। ओके, और हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पर, हमारा रहना इस बात पर ही निर्भर करता है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज प्रकृति है या नहीं है। ओके, प्रकृति है तो हम हैं, और हम बिना प्रकृति के, इसके बिना सारी जो इसके अवयव हैं या जो पार्ट्स हैं प्रकृति के, हम इनके बिना नहीं रह सकते। द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ पीपल्स ऑन द प्लेनेट एंड हाउ वी लिव देयर इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ नेचर। हम जिस इस प्लेनेट पर जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं और हम कैसे रहते हैं यहाँ पर, वो डिटरमाइन करता है कि प्रकृति में हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, एंड द फ्यूचर ऑफ अस, और हमारा फ्यूचर कैसा होगा और प्रकृति का भविष्य किस प्रकार का होगा। नेचर विल गो ऑन नो मैटर वॉट। प्रकृति जो है वो आगे बढ़ती रहती है, किसी भी प्रकार से बढ़े, हम रहें या नहीं रहें तो भी प्रकृति हमेशा अपना रास्ता खोज लेती। इट विल इवॉल्व। हम नहीं होंगे तो किसी और प्रकार की स्पीसीज होगी यहाँ पर, ये आगे बढ़ती रहती है। द क्वेश्चन इज़ विल इट बी विद अस और विदाउट अस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमारे बिना होगी आगे या हमारे साथ होगी। जिस स्पीड से हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं उस स्पीड से क्या हम आगे इस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे,
क्योंकि प्रकृति तो हमेशा आगे रहेगी। ओके, तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि नेचर को हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नेचर की रिक्वायरमेंट है। इसके सभी जो अंग हैं उनकी ज़रूरत है। अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये हमें ख़त्म कर देगा। ओके, तो इसके साथ हम किस तरह से नेचर को सुरक्षित रखें, किस तरह से इसकी विविधता को हम जारी रखें। जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, इसके लिए राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी काम हुए हैं। और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD कहा जाता है, वह दिसंबर 29, 1993 को फोर्स में आया और उसमें संधि की गई, कन्वेंशन किया गया फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें लीगली ये काम होता है। इसमें आर्टिकल जो 6 है वो सस्टेनेबल यूज़ एंड बेनिफिट के लिए है, फॉर शेयरिंग द जनरल मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। आर्टिकल 7 है वो एक्स सिटिव कंजर्वेशन के लिए है। हम आगे बात करेंगे कि एक्स सिटिव कंजर्वेशन क्या होता है। आर्टिकल जो 12 है वो एजुकेशन और अवेयरनेस है, इसके बारे में जो लोगों में अवेयरनेस किस तरह से सक्रियता दिखाएं लोग, इसके लिए किस तरह से सक्रिय हों, इसके बारे में है। और आर्टिकल जो 15 है वो रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड। बॉटनिकल गार्डन जो बनाए गए हैं उनके क्या रोल्स हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एक और संस्था है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, उसके भी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जो काम करती हैं बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। और उसके बाद कंजर्वेशन इंटरनेशनल और इस तरह की ये सारी जो हैं संस्थाएं वो काम करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, उसको बढ़ाएं। ओके, उसके बाद जो इंडिया में किस तरह से इसके लिए संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं, किस तरह की स्टडीज़ बनाई गई हैं। CBD का सिग्नेचरी भी है, इसने भी ज्वाइन किया है CBD जो फ्रेमवर्क है। ओके, जो इंटरनेशनल लेवल पर है और जिसके अंदर ये ऑब्लिगेशन है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करें। और नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 में अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट से 18 जून 2006 को। और यह देखा गया कि एक्स सिटिव कंजर्वेशन में जो हम किस तरह से इसको प्रमोट करें और जेनेटिक रिसोर्सेज इन डेजिग्नेटेड जीन बैंक अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो एक्स सिटिव कंजर्वेशन को कैसे एनहेंस करना है और जेनेटिक रिसोर्सेज को जीन बैंक के थ्रू कैसे एनहेंस करना है, ये सारी जो इसमें पॉलिसी है वो इसके द्वारा निर्धारित की गई। द पॉलिसी फर्दर एम्फसाइज्ड that the genetic material of threatened species of flora and fauna must be conserved on priority। और इसमें ये भी एम्फसाइज करती है, विस्तार से बताती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है थ्रेटेंड, जो स्पीसीज़ विलुप्त होने के कगार पर है या खतरे में है, उनके फ्लोरा और फोना को हमें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए उनको संरक्षित करने के लिए। और दिस इज़ देयरफॉर बिकम एसेंशियल टू प्रोवाइड अल्टरनेट प्रोटेक्शन शेल्टर टू सच स्पीसीज़। ओके, तो हमने पहले ये पता लगाया है कि कौन सी थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज़ का अर्थ होता है जो जातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हो। ओके, और उनको हम किस तरह से उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी शेल्टर के लिए किस तरह से हम पॉलिसी बनाएं। उसके बाद
हम इन सिटू कंजर्वेशन पर आते हैं। दो प्रकार के कंजर्वेशन है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का अर्थ होता है कि इन सिटू का अर्थ है कि आप जो स्पीसीज़ हैं उसको नेचुरली किस प्रकार से उन्हीं के हैबिटेट में, उन्हीं के प्राकृतिक आवासों में किस प्रकार से उनको इस तरह से संरक्षित करें कि वो सुरक्षित हो। ओके, तो इसके लिए इन सिटू के लिए, इन सिटू को जैसे इन सिचुएशन भी कहा जाता है, जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में फ्लोरा और फौना को, वेजिटेशंस और एनिमल्स को रहने दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मदद करता है फॉर दियर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। दीज आर द, ये प्रोटेक्टेड एरिया डिसाइड किए गए हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इको सेंसिटिव जोन्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स। ये सारे ऐसे रिजर्व बनाए गए हैं लीगली। ओके, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टिंग दीज प्लांट्स इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स। ओके, तो प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, तो दोनों को ही उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखने का ये एक तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, हम कहीं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं एनिमल्स और जातियों को, वो जो जहाँ हैं उनको वहाँ पर हम इस तरह के रूल्स बनाते हैं कि जिससे उनका नुकसान नहीं हो और उनको अधिक से अधिक उनकी संख्या में वृद्धि हो, विस्तार हो, इसके लिए भी कुछ नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ऑल्सो द फॉरेस्ट्स आर द क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज रिचनेस इन ए हैबिटेट इन ए गिवन टाइम। ओके, जो फॉरेस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी के क्रेडल्स मीन्स पालने, है ना, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी फूलती फलती है, विकसित होती है, तो इस तरह के ये फॉरेस्ट उनको जगह देता है। एंड द स्पीसीज रिचनेस इन द हैबिटेट इन ए गिवन टाइम एंड इट इज क्रिटिकल टू हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के मेंटेनेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी फॉरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बायोमास जो है उसकी रिन्यूएबिलिटी, एक बायोमास जो होता है जो जैव जो भार होता है, जहाँ पे भी वेजिटेशन है, ओके, उसको रिन्यू करने के लिए सॉयल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ओके, तो फॉरेस्ट इन सभी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हमारा इंटरफेरेंस सबसे कम होता है। जो चीज़ जिस एनवायरनमेंट में है उस चीज़ में उस इकोसिस्टम बिल्कुल वेल मेंटेन रहता है, एनर्जी जो साइकिल है वो हाई रहता है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता वहाँ पे। ओके, और सारे जो जैव रासायनिक चक्र हैं जैसे नाइट्रोजन साइकिल, और वो भी बड़ी अच्छी तरह से चलते रहते हैं। उसके बाद जो इन सिटू कंजर्वेशन है, टू प्रोटेक्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, द गवर्नर ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैड आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया आज। ये कुछ लेटेस्ट डाटा हैं। जैसे प्रेजेंट जो हमारा कितने हैं, ये 2019 के हिसाब से हैं। जैसे 104 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, और वो इतना जो एरिया है, ओके, 40501.03 किलोमीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया 1.23 एरिया कवर करते हैं इंडिया का, ओके, परसेंट। उसके बाद 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इन इंडिया। ओके, ये सेंचुरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेंचुरीज ज़्यादा होती हैं, पार्क्स कम होते हैं। जैसे राजस्थान में सेंचुरीज बहुत हैं, 26-27 के आसपास, पार्क्स 3 या जो भी हैं 4-3 ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो इन इंडिया बिटवीन ये 36 से लेके 2016 तक इतने पार्क्स हैं, और ये जो है वो 3.51% भाग कवर करते हैं इंडिया का। ओके, उसके बाद हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये आप ज़रूर देखें कि कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि कौन से 18 बायोडाइवर्सिटी सबसे कम संख्या में ये माने जाते हैं। उसके बाद 127 कम्युनिटी रिजर्व
88 कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये अभी तक मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, कम्युनिटी रिजर्व्स और अबाउट कंजर्वेशन रिजर्व्स। ओके, तो टोटल प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो जो हमारे भारत का जो एरिया है उसका 4.93% है। ओके, एडवांटेज क्या है इन सिटू कंजर्वेशन का? एडवांटेज ये है कि हमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और ह्यूमन इंटरफेरेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेस एक्सपेंस, पैसा कम लगता है, ईजी टू मैनेज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ईजी है मैनेज के। अब यही बात है कि इंसान हर जगह पहुंचा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है कि वो कहीं इंटरफेयर ना करे, ऐसी कोई जगह है नहीं, तो हमें कम से कम इंटरफेरेंस चाहिए ह्यूमन का। ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिजियस पीपल। अब ये जो पार्क और सेंचुरीज और रिजर्व्स हैं, यहाँ पे अंदर गांव भी बसे हुए हैं, हम ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ से निकाल देंगे। वहाँ जो भी है, जिस भी तरह की एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, या फिर जो भी है वहाँ पे, उन सब का विकास यहाँ पे होता है कुछ रूल्स के ज़रिए। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें नहीं कर सकते इस प्रोटेक्टेड एरिया में, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आपके हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड scheme of assistant of botanical garden in 91 to 92 promote ex situ conservation and propagation of indigenous threatened and endemic plants. ओके, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक स्कीम जो बॉटनिकल गार्डन की प्रमोट करने के लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, एक्स सिटू मतलब जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, हम वहाँ से निकालते हैं और लाइक जैसे जू में हम जानवरों को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब उनको कहीं और शिफ्ट करके और उनका कंजर्वेशन करना। ओके, उनके नेचुरल हैबिटेट में। एंड प्रोपोगेशन विस्तार करना इंडिजियस जो भारतीय थ्रेटेंड विलुप्त होने वाले प्लांट हैं या एंडेमिक प्लांट के बारे में आप कितना जानते हैं? एंडेमिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो वर्ल्ड में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। अगर वो एरिया नष्ट हो जाता है तो वो वाली स्पीसीज भी नष्ट हो जाती है। एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं जो प्लांट, जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे जो एक तो खतरे के निशान पर हैं और एक एंडेमिक हैं, इन प्लांट्स को अगर हम बॉटनिकल गार्डन बना के इनकी संख्या बढ़ाएं या इनकी प्रोपोगेशन बढ़ाएं, ओके, तो इस तरह से इन सिटू कंजर्वेशन का ये फॉलो किया गया है थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ठीक है, जो बॉटनिकल गार्डन थे पहले भी थे, लोग रखते हैं बॉटनिकल, एक वेराइटी रखना पसंद करते हैं, तो ये जो पॉपुलस गार्डन हैं उनमें उन्होंने उनकी फैसिलिटी बढ़ा दी। इट इज़ एनविसेज टू हैव ए network of botanical section in popular horticulture and thematic gardens all over the country by the end of 12th 5-year plan. Okay, और यह एक परिकल्पना की गई है या इसके ये सोचा गया है कि बॉटनिकल गार्डन और हॉर्टिकल्चर्स और जो थीमेटिक गार्डन्स हैं, थीम के आधार पर जो गार्डन होते हैं, वो एक नेटवर्क बनाया जाए उनका। ये 12th 5-year प्लान का एक पार्ट है। अब बात आती है कि एक्टिविटी अंडर द स्कीम।